ये देखो ना यार, ए इंटरसेक्शन बी नोट का क्या मतलब होता है, इसका भी मतलब होता है ए माइनस बी। अपने काम का है ये बाहर वाला हिस्सा। ये क्या है, ये है ए यूनियन बी को छोड़ दो बाकी जो बच गया। कि अगर ये पूर्णतः काल्पनिक है तो सीधी सी बात ये भैया, सीधी सी बात ये है कि जो रियल पार्ट होगा। हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखो यार, जो इससे पहले 2 लेक्चर्स रहे हैं उसमें मैंने आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी कराया है सैम्पल पेपर 1 का, है ना। जो भी हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे उसको मैं 1 2 3 ऐसे नाम देता जाऊंगा। जितने भी क्वेश्चन पेपर होते जाएंगे उनको आप उस तरह से सर्च कर सकते हो। तो इसको अगर आपको सर्च करना है तो सैम्पल पेपर 1 से करके सर्च करना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इस तरह से, ठीक है। तो ए और बी हम सॉल्व कर चुके हैं, सेक्शन सी की बात करने वाले हैं हम यहाँ पर इस लेक्चर में। अब यहाँ पर जो सेक्शन सी है इसमें हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन हैं ये। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 31 तक हमें इस सेक्शन में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 है इसमें आपको चॉइस भी दी गई है, चाहे आप ये वाला करो चाहे ये वाला करो, हालांकि मैं दोनों ही करा के दिखाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम आगे बात करेंगे, ठीक है। एक बात और, जो बच्चे PDF देखना चाहते हैं इनकी, उनको टेलीग्राम पे जाना है और सर्च करना है हिंदी मीडियम आरबी, ठीक है ना। वहाँ से उनकी PDF आप देख पाओगे। तो ये देखो, ये क्वेश्चन कितना आसान सा है, ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर जो 26 है इसमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है आपको, ठीक है, जिसमें 1 से लेके 10 तक की चीज़ें आ रही हैं। और सेट ए जो है ये अभाज्य संख्या का सेट है। जाहिर सी बात है, अगर यूनिवर्सल सेट ये है तो इससे बाहर तो कुछ नहीं जाएगा, यानी हमें अभाज्य संख्या जो देखनी है वो इन्हीं में से देखनी है। और जो बी है वो एक समपूर्णांक वाला सेट है, यानी समुच्चय है, और हमें a माइनस बी निकालना है और ये चीज़ निकालनी है। तो यार एक बात बताओ, ठीक है, यूनिवर्सल सेट जो है आपके पास उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, या तो 1 है या 2 है या 3 है ना, या फिर 4 5 6 7 8 9 10, ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अब अगर मैं a की बात करूं तो a में क्या चीज़ है, देखो जरा, x, जहाँ पे x क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी हम समुच्चय बनाएंगे वो इसी यूनिवर्सल सेट का उप समुच्चय होगा, यानी कि जो a समुच्चय है वो असलियत में इसी का उप समुच्चय है, जो b है वो भी इसी का उप समुच्चय है। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे जो अभाज्य संख्याएं हमें लेनी है वो इन्हीं में से होनी चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना है आपको। तो इनमें से, या फिर यहाँ से देख लो, अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं बात करूं बी की, तो बी में क्या देखना है हमें, x एक समपूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पे समपूर्णांक कौन कौन से हैं सर, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं, पहला जो हिस्सा है ना, पहला जो हिस्सा है इसमें मुझे क्या निकालना है, पहले हिस्से में a माइनस बी फाइंड आउट करना है। a माइनस बी क्या होगा, अब a माइनस बी का सीधा सा क्या मतलब होता है कि a और b के जो कॉमन एलिमेंट है, यानी जो इनके इंटरसेक्शन में आएंगे, जो दोनों के ही पास हैं, ठीक है, वो आप a में से रिमूव कर दो। आपको देखना माइनस किस में से हो रहा है, उसमें से रिमूव किया जाता है, यानी कि a माइनस बी है तो a में से रिमूव करोगे, b माइनस ए होता तो b में से रिमूव करते। दोनों में जो कॉमन है, जैसे 2 उसके पास है 2 इसके पास है, a में से रिमूव कर दो, 2 हट जाएगा, है ना। 4 उसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 2 के अलावा कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, है ना। तो a में से 2 हट जाएगा, तो a माइनस बी के पास क्या बचेगा, 3 5 7, ठीक है। मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको a माइनस बी वगैरह निकालना आता है, ठीक है। जिनको नहीं पता उनको फिर से बोल दूँ कि भाई a माइनस बी निकालना हो तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आप इसको इस तरह से सोचो कि भाई a में से हम क्या माइनस कर देते हैं, a में से हम माइनस कर देते हैं a इंटरसेक्शन b को, ये रिप्रेजेंट करता है a माइनस बी, ठीक है। तो a इंटरसेक्शन b मतलब जो a और b दोनों के पास हो, ठीक है, तो वो आपको नजर आएगा 2 दोनों के पास है और कुछ भी ऐसा नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने कॉमन एलिमेंट फाइंड आउट कर लिया है तो रिमूव किस में से करोगे, जो यहाँ पहले लिखा हुआ है यानी a में से। तो a में से इसको रिमूव करोगे तो क्या चीज़ें बच जाएंगी, 3 5 और 7, ठीक है। तो ये आ गया। इतनी बात अगर क्लियर हो गई है आपको तो चलिए आगे चलते हैं। इसका ये फर्स्ट पार्ट था। अब अगर मैं इसके सेकंड पार्ट की बात करता हूँ, ठीक है, इसके सेकंड पार्ट की बात करता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, a इंटरसेक्शन b नोट। तो ये देखो ना यार, a इंटरसेक्शन b नोट का क्या मतलब होता है, इसका भी मतलब होता है a माइनस बी। कैसे, आप देख के पता लगा लोगे यार कि
देखो a माइनस बी का अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसमें क्या आता है, वो एलिमेंट जो x के पास है एंड b के पास नहीं है, ठीक है, यही मतलब होता है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इसका मतलब भी तो यही है, a के पास है एंड, भाई इसका मतलब एंड ही होता है, एंड b के पास नहीं है, यानी कि ये वही चीज़ है, ठीक है, a के पास होना चाहिए एंड b के पास नहीं होना चाहिए, मतलब ये a माइनस बी ही है, वो हमने निकाला है 3 5 7। तो यहाँ से फिर से ये क्या आ जाएगा, 3 5 और 7, ठीक है। तो ये देखो इसका पहला हिस्सा था जो हमें करना था, हालांकि इसमें एक इंटरनल चॉइस थी, यानी और वाला भी है, ठीक है, और वाला भी है। तो इसके और में या अथवा में ये दिया गया है, क्या है, वेन आरेख की सहायता से सिद्ध करना है कि ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। तो ठीक है भाई, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ में आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है। तो अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं, है ना, वेन डायग्राम बनाऊं मैं, तो देखो मुझे क्या देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखना। पहले क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, ये मान लो मैंने ए बनाया और ये मान लो मैंने बी बनाया, ठीक है, ये क्या है, ये बी है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, तो जाहिर सी बात है ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ठीक है, पहले मैं देखो इतने का बनाता हूँ, ए यूनियन बी, पहले इतना बनाते हैं, बाद में इसका नोट देख लेंगे या कॉम्प्लीमेंट देख लेंगे। तो भाई देखो ए यूनियन बी का मतलब क्या है, वो चीज़ें जो या तो ए के पास हो या बी के पास हो या दोनों के ही पास हो, है ना, वही चीज़ आएगी इसमें। मेरे कहने का मतलब है कि ए यूनियन बी में ये वाला हिस्सा भी आ जाएगा, ये वाला हिस्सा भी आ जाएगा और ये हिस्सा भी आएगा, ये ए यूनियन बी कहलाएगा। कब, जब जब ये ए है और ये वाला सेट बी है, ठीक है, बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाहर यूनिवर्सल सेट है, पूरा जो बॉक्स नजर आ रहा है रेक्टेंगुलर, ये यूनिवर्सल सेट है। अब मुझे ये नहीं निकालना, ए यूनियन बी नहीं निकालना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कर देना है। यानी कि अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहूँगा तो मतलब इस हिस्से को छोड़ के जो हिस्सा बच रहा है मैं उसकी बात करना चाहता हूँ, यानी कि इसकी बात करना चाहता हूँ। यानी कि देखो अपने काम का क्या है, अपने काम का है ये बाहर वाला हिस्सा, ये क्या है, ये है ए यूनियन बी को छोड़ दो बाकी जो बच गया, है ना, ए यूनियन बी को छोड़ दो, ठीक है ना, बाकी जो बच गया, ठीक है। अब ये अगर आपको चीज़ समझ में आई है, ठीक है, कि भाई चलो इसका मतलब तो देखो ये है। अब आगे चल लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि भाई क्या चल रहा है। देखो जरा आगे क्या अपने पास, आगे क्या अपने पास, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखो यहाँ पे मैंने ये ए बनाया, ठीक है, और यहाँ पे ये मान लो मैंने बी बना दिया सर, ठीक है। अब आप एक एक करके भी करना चाहो कि भाई पहले ए को छोड़ा, कौन सा हिस्सा आया उसको सेट कर दिया, फिर बी को छोड़ दिया, जो हिस्सा है उसको सेट कर दिया, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लिया। मैं कहता हूँ ऐसे सोचो ही मत, आप सिंपली ऐसे सोचो, इसका मतलब क्या है, जो ए में नहीं है, इसका मतलब क्या है, जो बी में नहीं है, एंड का मतलब क्या है, जो दोनों में ही ना हो, यानी ना तो ए में हो ना तो बी में हो। तो आप देखोगे इन दोनों सर्कल के बाहर का जो हिस्सा है ना, वो ना तो ए में है ना तो बी में है, दोनों में ही नहीं है, यानी कि ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये अगर यूनिवर्सल सेट था और अगर ये ए था ये बी था, तो जो ये गुलाबी वाला पोर्शन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस हिस्से को जो ए के पास भी नहीं है और बी के पास भी नहीं है, और आ रहा है यानी कि एंड, समझ में आ गया, जो ए के पास भी नहीं है और बी के पास भी नहीं है। तो यहाँ से आप देखोगे फ्रॉम वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से देखें तो ये चीज़ जिसको रिप्रेजेंट कर रही है ये चीज़ भी उसी को रिप्रेजेंट कर रही है ना। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम, इसका मतलब बोल सकते हैं कि भाई वेन डायग्राम से हमने देखा कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है अगर आपको, तो हम आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो यार, ये क्वेश्चन है ना, इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है आपसे और ये काफ़ी आसान होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। देखो आप पहली बात तो आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे देंगे, अब बोलेंगे कि भाई थीटा का या किसी भी चीज़ का यहाँ पे मान ज्ञात कीजिए जब ये चीज़ जो है ना, पहला तरीका पूछने का है कि जब ये चीज़ या फिर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये पूर्णतः काल्पनिक हो या फिर पूर्णतः वास्तविक हो, इस दो तरीकों से पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर वो पूर्णतः काल्पनिक है, ठीक है, इसका सिंपल सा एक लॉजिक है कि अगर वो पूर्णतः काल्पनिक है तो उसमें रियल पार्ट 0 हो जाएगा, और अगर वो पूर्णतः रियल है तो कॉम्प्लेक्स पार्ट 0 हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। कहने का क्या मतलब है मैं करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना,
ठीक है, आपको अभी समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन आसान क्यों है। ठीक है, और 3 नंबर में पूछा जाता है इस तरह क्वेश्चन। देखो, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको मैंने जेड के बराबर मान लिया। मैंने माना जेड बराबर क्या है, ये चीज़ कितना है 3 + 2 आयोटा साइन थीटा, ठीक है, डिवाइड बाई 1 - 2 आयोटा साइन थीटा। ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं यहाँ पर जो पर्दे हैं ना इनकी चमक थोड़ा ज़्यादा आती है तो इसको हटा ही देता हूँ। हालांकि तब भी ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता है, कल भी मैंने हटा दिया था तब भी। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है, ये है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, अब मुझे क्या करना है, ध्यान से देखना, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना उसको हम x + आयोटा y की फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर लें तो यहाँ पे आपको पता है कि जो ये x होता है ना ये इसका रियल पार्ट होता है ना, रियल पार्ट ऑफ z ये रहा, और जो ये y होता है ना ये इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब अपने क्वेश्चन में क्या है कि ये पूर्णतः काल्पनिक होना चाहिए। काल्पनिक होना चाहिए मतलब जो रियल पार्ट है वो होना ही नहीं चाहिए, यानी कि रियल पार्ट को आप इक्वेट कर दोगे 0 से। अगर ये पूर्णतः काल्पनिक है तो इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, इसका रियल पार्ट हो जाएगा 0, है ना, इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इसका उल्टा होता, ये पूर्णतः वास्तविक होता तो इसका इमेजिनरी पार्ट हम 0 रखते। बस आपको क्या करना है, इसमें से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग, यानी कि x + आयोटा y या फिर a + आयोटा b या p + आयोटा q इस तरह की फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, जरा अब इसकी बात कर लेते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पर इसको करने का सबसे बेहतर तरीका आपके पास सिंपली क्या है कि आप, ठीक है, जो भी नीचे इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर दो, मतलब जो भी यहाँ निशान है उसको बदल दो। ठीक है, तो 1 माइनस है उसकी जगह लिखो प्लस, तो 1 + 2 आयोटा साइन थीटा, 1 + 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइड बाई 1 + 2 आयोटा साइन थीटा। भाई जिससे आपने ऊपर गुणा किया उससे नीचे करोगे, है ना। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें आगे, ठीक है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं अपने क्वेश्चन को, तो देखो यार, अब ये सॉल्व करना तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। ऐसे तो आपको बस अब दिख रहा होगा कैलकुलेशन ही करनी है बस। तो 3 × 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6, साथ में आयोटा, फिर साइन थीटा। ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 1 2, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, साथ में आयोटा साइन थीटा। ठीक, इसी तरह से यहाँ से, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है आपको। तो यहाँ से 2 दूनी 4, आयोटा इंटू आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्लियर है इतना सबको। अब आगे देखो यार, अब अगर हम आगे देखें तो क्या मिल रहा है हमें देखने को कि भाई नीचे तो a + b a - b यानी a² - b² वाला फॉर्मूला लग रहा है। बहुत सीधी सी बात है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस इसका स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको जरा थोड़ा सा और अगर हम अच्छे से लिखना चाहें, कॉम्प्लेक्स पार्ट अलग करना है आपको, इमेजिनरी पार्ट अलग करना है, सीधी सी बात है। तो जहाँ पे देखो आयोटा नहीं है पहले वो लिखते हैं, तो यहाँ पे इसके पास नहीं है तो ये मैंने लिख लिया 3। अगर आप इसको देखोगे तो ये आयोटा का स्क्वायर जो है ना, ये जो पार्ट आप देखोगे, ये जो आयोटा का स्क्वायर है ये कितना हो जाता है -1। तो अगर इसकी जगह -1 पुट करूँगा तो हो जाएगा -4 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ, है ना, इसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा -4 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये इसका रियल पार्ट बनने के काम आएगा। हालांकि नीचे भी ये भी लिखना है, वो हम लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस पे देखो आयोटा है, इसके पास भी आयोटा है ना। तो यहाँ से ये 6 आयोटा साइन थीटा, 2 आयोटा साइन थीटा, तो 6 और 2 8, यानी कि ये कितना हो जाएगा 8 आयोटा साइन थीटा। ठीक है, और डिवाइड बाई क्या चल रहा है ये, ठीक है। अब आप चाहो तो एक साथ भी लिख सकते हो, बट मुझे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग लिखना है, तो मैं इसको अलग अलग भी ऐसे डिवाइड में लिख सकता हूँ। सर ये क्या लिखा होगा, ये लिखा होगा 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। प्लस क्यों आ गया, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि भैया यहाँ पर जो आयोटा का स्क्वायर है, ठीक है, जो आयोटा का स्क्वायर है इसकी वैल्यू -1 होनी है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आया। वैसे ही इसको यहाँ पर भी लिख सकते हो, 1 +
4 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? ठीक है, यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा है अभी। अब जरा ध्यान से देखना, अब अगर आप देखोगे तो ये जो हिस्सा है इसमें आयोटा नहीं नज़र आ रहा होगा आपको, यानी कि ये रियल पार्ट है, और ये जो हिस्सा है इसमें देखो आयोटा है ना, यानी कि ये इमेजिनरी वाला पार्ट है। तो मुझे क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि ये पूर्णतः काल्पनिक संख्या होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, मैं कहूँगा यदि, ठीक है, मैं बोलूँगा यदि z पूर्णतः काल्पनिक है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये अगर पूर्णतः काल्पनिक है, ठीक है, ये अगर पूर्णतः काल्पनिक बोला है ना, ये अगर पूर्णतः काल्पनिक है, तो अगर ये पूर्णतः काल्पनिक है तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये कह सकते हैं सर कि अगर ये पूर्णतः काल्पनिक है तो सीधी सी बात ये है भैया, सीधी सी बात ये है कि जो रियल पार्ट होगा, है ना, वास्तविक पार्ट होगा, है ना, इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का, वो शून्य होना चाहिए, मतलब होना ही नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इसको शून्य रख दोगे तो शून्य में वो जोड़ोगे वही बचेगा बस। ठीक है, तो इसका रियल पार्ट है क्या सर, जिसके पास आयोटा नहीं है, ये वाला चीज़ है ना, तो यानी कि ये चीज़ जीरो होनी चाहिए। तो ये क्या चीज़ है, ये 3 - 4 साइन थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाय समथिंग है, वो समथिंग क्या है 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या है, ये है जीरो, ये जीरो, तो नीचे वाला पोर्शन तो भाई ये नॉन जीरो ही है, नॉन जीरो तो चला जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, उधर आ गया जीरो, नीचे वाला हिस्सा उधर जीरो से मल्टीप्लाई करके जीरो हो गया। अब इसके बाद वाला पोर्शन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, अब जरा देखो इसको अगर हम सोल्व करें तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, -3 उधर जाएगा, -4 डिवाइड में जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/4, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको यहाँ से 3/4, कितनी मिल गई 3/4। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? अब ध्यान से देखना, मुझे दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है तभी तो साइन थीटा बचेगा, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो जब दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं ना हम, तो किसी एक तरफ प्लस माइनस लगाते हैं। ठीक है, तो 3 का अंडर रूट ये हो गया और 4 का हो गया ये। क्लियर हो गई बात? अब जरा ध्यान से देखना भाई, कहानी में एक ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट क्या है कि यहाँ पे बोला गया था कि जो थीटा है वो 0 डिग्री से बड़ा या बराबर और 90 डिग्री से छोटा या बराबर होना चाहिए, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर नहीं जा रहा, कुछ भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर नहीं जा रहा है। तो हम बोलेंगे भैया यहाँ पर तो साइन थीटा पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बोलेंगे लेकिन, ठीक है, हम बोलेंगे लेकिन यहाँ पर एक और बात हमें बताई गई थी सर। कौन सी बात बताई गई थी? कि जो थीटा है वो किससे बड़ा है 0 डिग्री से या बराबर, और किससे छोटा या बराबर है 90 डिग्री से। तो भैया यहाँ पर तो साइन थीटा या कुछ भी हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो या फंक्शन हो, वो नेगेटिव तो नहीं हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, ये इंप्लाई करता है कि अगर थीटा यहाँ से है तो साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, साइन थीटा की वैल्यू कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया साइन थीटा की वैल्यू माइनस तो नहीं हो सकती है, तो ये क्या हो जाएगा √3/2। कितना हो जाएगा √3/2। तो इसका मतलब √3/2 है तो साइन 60 रहा होगा, पहले क्वाड्रेंट में ही तो हो रहा है भाई, इसमें है ना, यहाँ पे साइन 60 ही एक चीज़ बच रही है अपने पास जो इतना होती हो, यानी कि थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। और हमें यही निकालना था कि जो थीटा है अपना, ठीक है, वो कितना है। क्लियर होगी बात? अब एक काम करो आप, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो पहले अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले। हालांकि टेलीग्राम पे तो PDF मिल जाएगा आपको, है ना, बट फिर भी जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो एक बात याद रखना कि मैं आपको हर क्वेश्चन के बाद स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगा, साथ ही साथ PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाया करेगी। तो जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो उस समय आपको उतारने में या लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपका ध्यान भटकेगा बस। तो आपको बस करना क्या है कि पहले क्वेश्चन को अच्छे समझो, उतारने का टाइम स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में उतारते रहना, या फिर PDF मिल जाएगी वहाँ से देख लेना। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा होगा, है ना, और ये उसी का अथवा है। अथवा मतलब क्या कि ये जो क्वेश्चन था ना कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, ठीक है, इसी के चॉइस थी, इंटरनल चॉइस, आप ये वाला हिस्सा करते या फिर आप ये वाला हिस्सा करो, आपकी इच्छा थी भैया, है ना। क्योंकि मुझे समझाना है तो मैं दोनों समझाऊंगा। तो यहाँ पर क्या है, ठीक है, एक मिनट, कैमरे का टाइम होने वाला है, तो एक बार मैं कैमरा
ठीक है, रीसेट करता हूँ फिर से। 29 मिनट बाद ये बंद होता है जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है। हाँ अब ठीक है। अब देखो यार यहाँ पर क्या है, इसके सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ सॉल्यूशन की, ठीक है, सॉल्यूशन नंबर, ठीक है, कौन सा था ये क्वेश्चन 27, सॉल्यूशन नंबर 27, कौन सा पार्ट कर रहे हैं हम, इसका अथवा वाला पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसका अथवा वाला पार्ट कर रहे हैं, इतना याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z जो कि बराबर है x माइनस आयोटा y, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल के छोड़ देते हैं, ये हमें बताया गया है। दूसरी चीज़ क्या दे रखी है सर, दूसरी चीज़ दे रखी है कि अगर इसका रेज टू द पावर 1/3 किया जाए तो ये बराबर आ जाता है p प्लस आयोटा क्यू के, ठीक है, ये किसके बराबर आता है, p प्लस आयोटा क्यू के। अगर ऐसा है, अगर देखो ये दोनों चीज़ आपको बताई गई हैं, जहाँ पे ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना, वास्तविक सॉरी इमेजिनरी नंबर है ना, तो यहाँ से इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद आपको ये चीज़ निकालनी है। अब ये चीज़ कैसे निकाल सकते हैं सर, पहले इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, हो सकता है वहाँ से कुछ क्लू मिल जाए। अब क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो चीज़ है ना सर, है ना, ये जो चीज़ है, अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखो अगर आप, तो यहाँ पे पावर 1/3 है, मैं क्या करता हूँ, अगर इधर भी क्यूब कर दूँ तो भैया 1/3 है, यहाँ पे 3 है, तो ये तो सिंप्लीफाई हो गया, जेड की पावर 1 बचेगा। लेकिन अगर आपने उस तरफ LHS में क्यूब किया है किसी इक्वेशन में यहाँ पे, तो राइट साइड में भी करना होगा भाई आपको, है ना, ये स्टेप समझ में आता है। अब इसके बाद देखो यार, यहाँ से तो सीधा सीधा बचता है जेड, यहाँ पर क्या a प्लस बी का होल क्यूब लग जाएगा, है ना, जो कि होता है a क्यूब, अब a की जगह p है सर, है ना, फिर यहाँ पे b क्यूब यानी कि आयोटा क्यूब और क्यू क्यूब, फिर क्या हो जाता है यहाँ से 3 जो भी a है उसका स्क्वायर इंटू में b, प्लस में क्या होता है 3 जो भी a है इंटू में b का स्क्वायर, ठीक है, इतनी चीज़ें आती हैं। अब अगर आप देखेंगे तो ये यार क्लास 9th जैसा है कुछ क्वेश्चन बन गया है ना, ऐसे आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, बस यहाँ पे नई चीज़ क्या है, आयोटा, आयोटा का क्यूब क्या होता है, बस ये आपको पता होना चाहिए भाई। आयोटा का क्यूब कितना पढ़ाया था मैंने आपको, माइनस आयोटा, है ना, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बस ये चीज़ अगर आपको पता है भाई तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना, ये चीज़ पता है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहाँ से आयोटा क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा, यानी कि माइनस आयोटा क्यू क्यूब हो गया, ठीक। यहाँ पे देखो बस यहाँ वैल्यू रख दो, एक और चीज़ है ना, p, इसकी जगह जगह p और ये जाएगा आयोटा क्यूब, यहाँ हो जाएगा p और यहाँ हो जाएगा आयोटा क्यूब, ठीक, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 3p स्क्वायर आयोटा क्यूब, आयोटा पहले लिख देता हूँ क्यूब, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर -1 इंटू में 3 है, -3 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -3 और ये हो जाएगा p साथ में क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब ये z की वैल्यू क्या है सर, x माइनस आयोटा वाई, तो उसकी जगह में लिख दिया x माइनस आयोटा वाई, है ना, यहाँ से आप देख पाओगे इसकी वैल्यू ये रही। अब आपको क्या करना है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट जरा अलग अलग लिखना थोड़ा, x माइनस आयोटा वाई, तो यहाँ से p क्यूब, यहाँ पे आयोटा कहीं नजर नहीं आ रहा, यहाँ पर भी आयोटा नजर नहीं आ रहा, है ना, तो ये मैंने लिख दिया -3p क्यू स्क्वायर। क्लियर होगी बात, इन दोनों के पास आयोटा है तो ठीक है, मैं आयोटा कॉमन ले लेता हूँ। अब क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस आयोटा है, कंपेयर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, माइनस के साथ आयोटा कॉमन लेता हूँ, तो मैंने यहाँ क्या किया, माइनस के साथ आयोटा कॉमन आ गया, ठीक है। कहाँ कहाँ से कॉमन लेना है इतना आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ से, ठीक है। देखो आयोटा क्यूब जो होता है, ठीक है, ये माइनस आयोटा था इसलिए यहाँ पे माइनस है, ठीक है, ठीक। तो इसके बाद क्या बचा, यहाँ बच गया क्यू क्यूब, माइनस कॉमन ले रहे हो तो अंदर माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, आयोटा बाहर आ गया, 3p स्क्वायर क्यूब, तो हो जाएगा 3 जो हो जाएगा p स्क्वायर, ये हो जाएगा क्यूब, ठीक है। अब इसके बाद ना मैं यहाँ से कर रहा हूँ भाई, देखना है जगह नहीं है तो यहाँ से मैं कर रहा हूँ। अब जरा देखो यार, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x मतलब रियल पार्ट, रियल पार्ट क्या है इसमें, ये है जिसके पास आयोटा नहीं है, तो x की वैल्यू होगी p क्यूब माइनस 3p क्यू स्क्वायर, x की वैल्यू क्या हो गई, p क्यूब माइनस 3p क्यू स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही माइनस आयोटा के साथ जो है वो y है, तो माइनस आयोटा के साथ यहाँ पर ये है, यानी y की वैल्यू क्यू क्यूब माइनस 3p स्क्वायर क्यूब, है ना, तो y की वैल्यू क्या हो गई, क्यू क्यूब माइनस 3p स्क्वायर क्यूब, p स्क्वायर क्यूब। लेकिन सर एक बात देखो यहाँ पर, जो हमें
सॉल्व करना है उसमें आपको x बाई पी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, x का मान आपको पता है, तो यार p से डिवाइड कर दो ना दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ आप क्या करो, p से डिवाइड कर दो। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, x बाई पी, अब इधर भी p से डिवाइड करना पड़ेगा, तो p क्यूब डिवाइड बाई p क्या बचेगा, p स्क्वायर। यहाँ से p से डिवाइड करोगे हो जाएगा 3q स्क्वायर। ये मान लो हो गई इक्वेशन 2। ऐसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो y बाई क्या नज़र आ रहा है, q नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करो, y को q से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा y बाई क्यू इज इक्वल टू, है ना, q से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा q स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा p स्क्वायर, है ना। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3, है ना, इसको क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अब देखो सर, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन उतारते हैं, फिर इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं x बाई पी की, जो कि वो रही वैल्यू, y बाई क्यू की वैल्यू देखो ये निकाल रखी है, आराम से सोल्व हो जाएगा। तो इसको मैं अगले पेज से कॉपी करता हूँ, x बाई, ठीक है, एक बार नया पेज ले लेते हैं, ठीक है। देखो क्या निकालना है, x बाई पी प्लस में y बाई क्यू डिवाइड बाई क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब जरा देखना, x बाई पी, है ना, यानी कि ये जो पोर्शन है इसको मैं वाइट कलर से लिखता हूँ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर, x बाई पी की वैल्यू देखो ये रही पी स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हो गई पी स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर। फिर क्या है, प्लस, प्लस के बाद क्या है सर, प्लस के बाद ये आप देखो, है ना, ये आप देखो, ये मान लो, ठीक है, इससे मैं दिखा रहा हूँ y बाई क्यू की वैल्यू, तो y बाई क्यू की वैल्यू क्या है सर, क्यू स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर, है ना, डिवाइड बाई क्या है, जो पीला वाला पोर्शन है, ठीक है, ये p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या। अब जरा देखो यार, p स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर बच गया माइनस 2p स्क्वायर, और माइनस 3q स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर, डिवाइड बाई क्या चल रहा है सर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले सकते हो आप, अंदर बच जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और नीचे ऑलरेडी वही है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है ना, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, -2। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ये जो वैल्यू है जो हमसे पूछी थी ना सर, है ना, वो इतनी हो जाएगी -2 के बराबर। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप एक काम करो, पहले ये ले लो स्क्रीनशॉट, है ना, और जब ये हो जाए तब फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब चलते हैं ज़रा अगले क्वेश्चन पे, यानी कि इस वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो जो क्वेश्चन नंबर 28 है, ये जो क्वेश्चन नंबर 28 है, ये बहुत ही नकली सा सवाल है, लीनियर इनइक्वालिटी से, है ना, जो अस्मिकाएँ थी आप पे चैप्टर में, ठीक है वो भी शायद इससे थोड़ा कठिन ही थी, जो अलग अलग चीज़ें थी, बट ये तो बहुत सिंपल सा हो जाएगा। देखो इसमें क्या है, किसी नगर में तापमान सेल्सियस में नापा जाता है, ठीक है, और सामान्य कब माना जाता है, जब 3 दैनिक मापों प्रातः दोपहर रात्रि का औसत इसके और इसके बीच में हो, ठीक है। मतलब क्या है कि जो औसत तापमान होगा, ध्यान से देखो, औसत तापमान, किसी नगर का औसत तापमान जो है, ठीक है, वो नॉर्मल कब माना जाएगा, ठीक है, किसी का, जब वो औसत तापमान इसके और इसके बीच में, यानी कि 19.2 से बड़ा हो एवरेज टेम्परेचर और 29.8 से छोटा हो। भाई इनके बीच में होने का क्या मतलब है, इनके बीच में औसत तापमान होने का मतलब है कि तापमान इससे बड़ा और इससे छोटा रहता है, तभी तो इसके बीच में आ पाएगा, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, एक दिन प्रातः और रात्रि का तापमान सेल्सियस में क्रमशः इतना और इतना है, प्रातः यानी सुबह का और रात का, है ना, इतना है सर, ठीक है। अगर यहाँ पर वो चीज़ें दी गई तो हमें बताना है दोपहर के तापमान का वह पारास ज्ञात कीजिए जिससे उस दिन का तापमान सामान्य हो, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे कि भाई दोपहर का तापमान x डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, माना दोपहर का औसत तापमान, ठीक है, माना दोपहर का औसत तापमान
मान लो ना यार कि ये x डिग्री सेल्सियस है भाई, ठीक है। अब देखो यार, अब जरा ध्यान से देखना कि भाई ये जो चीज़ है, ठीक है, इसी रेंज में लाई करना चाहिए औसत, ठीक है। ये अच्छा, उस दिन का तापमान पूछा है तो औसत यहाँ से हटा भी सकते हो आप, है ना। उस दिन का दोपहर का तापमान ये है ना, दोपहर का तापमान ये। अब देखो यहाँ से क्या है कि ये जो तापमान है 19.2 से बढ़ा और 29.8 से छोटा, ये क्या चीज़ है, औसत टेम्परेचर है। कब का, सुबह का, दोपहर का, शाम का। तो यार आपके पास तीन चीज़ें हैं, सुबह का तापमान कितना है सर, ठीक है, सुबह और रात्रि का कितना है 19.48 सुबह का हो गया, और रात का कितना है 19.85, ठीक है। अब दोपहर का कितना है x है। अब क्योंकि आप एवरेज निकाल रहे हो ना भाई, एवरेज निकाल रहे हो तो आपने 1 2 3 लोगों को जोड़ा है तो डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। एवरेज निकालने आपको आती होगी, है ना, औसत निकालने आपको आती होगी कि अगर अपने पास 3 आंकड़े हैं उनका आप एवरेज निकाल रहे हो, मतलब माध्य निकाल रहे हो एक तरह से, तो तीनों को जोड़ोगे और डिवाइड बाय 3 कर दोगे, ये औसत आ गया इसका। अब यार यही सॉल्व कर लोगे तो आपको x पे एक रेंज नहीं मिल जाएगी कि किससे बड़ा किससे छोटा होगा, वही बताना था, क्योंकि x क्या है, दोपहर का तापमान, हमसे दोपहर के तापमान की रेंज पूछी थी, है ना। तो हम करेंगे क्या यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे कुछ टर्म ना, देखो ये जो पेपर था ना ये इंग्लिश मीडियम वालों का था, तो मैंने क्या किया है, मैंने, एक मिनट रुक जाओ, अभी ये जो बेस है ना हिल रहा है थोड़ा, इसको सही कर दूँ फिर आगे बताता हूँ आपको, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इसको ChatGPT से ट्रांसलेट कराया, तो कुछ चीज़ें, ठीक है, यहाँ पर वो वर्ड उसने यूज़ कर दिए जो हो सकता है आपके NCERT में ना हो, तो मैं समझाता रहूँगा, ठीक है। यहाँ पर परिसर की बात कर रहे हैं, परिसर निकालना, तो इसको परास लिख दिया है, तो उसने से टेंशन मत लेना। अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे सर, नीचे वाला 3 है ना, तो एक काम करता हूँ मैं ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जैसे 3 से मल्टीप्लाई करूँगा इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना। लेकिन भाई घर की खेती तो है नहीं कि कुछ भी कर दोगे ऐसे, है ना। तो यहाँ अगर 3 से गुणा किया है तो इसको भी 3 से गुणा करना पड़ेगा और इसको भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, है ना, इतना ही करेंगे हम। तो अब यार इसको 3 से गुणा कर लो ना, 3 दूनी कितना हो गया 6 और 19 कितना 57, तो ये आ गया 57.6, ठीक है। अब जरा एक काम करो, पहले इन दोनों को ऐड कर लो आराम से, है ना। तो 8 5 13 का 3 हासिल गया 1, 8 4 12 और 1 13 का 3, है ना, हासिल गया 1, 19 और 19 38 और 1 39, तो 39.33 है, प्लस में x भी है, ठीक है। तो ये 3 तो कट चुका है। अच्छा इसको 3 से गुणा करोगे, 3 8 24 का 4 हासिल गया 2, 3 27 2 29 हासिल गया 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, है ना। तो ये आ गया 89.4। अब क्या करना है यार, आप अब हर तरफ से ना आपको x चाहिए, देखो ना आपको चाहिए क्या भाई, आपको चाहिए कि आपको इस पे रेंज मिले, तो आप क्या करो ना, इसके साथ वाली जो चीज़ है हर तरफ माइनस कर दो इतना इतना, है ना। अगले स्टेप में कर लेना, मैं यहीं पे करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे कहने का मतलब क्या है, ये वाइट वाले पोर्शन से कि देखो यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, है ना, हर जगह मैं क्या कर रहा हूँ, हर जगह मैं माइनस कर रहा हूँ 39.33। ऐसा करने से क्या होगा कि भाई इससे तो ये गया तो x बचेगा, तो इधर भी करना पड़ेगा आपको 39.33 और यहाँ भी करना पड़ेगा आपको 39.33। इतनी बात क्लियर हो रही है। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे ठीक है, एक काम करते हैं ना यार, एक और जीरो लगा लो, है ना, घटाने में आसानी रहेगी, सुविधा रहेगी। यहाँ पर भी एक और जीरो लगा लो। अब देखो जरा, है ना, अब देखो जरा, यहाँ से 10 में से 3 गया 7, 5 बचा होगा, 5 में से 3 गया 2, है ना। यहाँ 7 में से 9 नहीं जाएगा तो 1 हासिल हो, 17 में से 9 गया 8 और 4 में से 3 गया 1, ये आ गया, ठीक है। और यहाँ क्या बचा होगा, x बचा होगा, और यहाँ अगर आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 0.07, 9 में से 9 गया 0। अगला क्वेश्चन करना है, इसको हल करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको हल करने के लिए आपको थोड़ा वेवी कर्व मेथड अगर आता होगा, है ना, तो आपकी हेल्प हो जाएगी, आप जल्दी कर लोगे, बाकी नहीं तो फिर आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा थोड़ा सोचना पड़ता है ना। सॉल्यूशन नंबर 28 का अथवा है, और वाला पार्ट है। यहाँ पर क्या है, x + 8 डिवाइड बाई x + 2 ग्रेटर देन है 2, ठीक। आप ऐसे क्वेश्चन में क्या कर रहा, देखो बहुत सारे बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं ना, जो गलत तरीका है वो क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि देखो सर यहाँ पे x + 8 है ना, मैं क्या करता हूँ ये जो चीज़ उधर मल्टीप्लाई में ले जाता हूँ, है ना, यानी कि 2x
फिर 2 गुणा में 2 4, ये करता हूँ और इसके बाद सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बोला, ये रॉन्ग मेथड है, ये गलत तरीका है। गलत तरीका क्यों है ना, ये गलत तरीका इसलिए है, इसको आप इधर मल्टीप्लाई में ले तो जा रहे हो, ठीक है, ये जीरो भी नहीं है, क्योंकि ये जीरो होता तो डिवाइड बाई समथिंग जीरो अगर हो तो फिर तो वो तो डिफाइंड ही नहीं होता, तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता। तो मतलब ये जीरो नहीं है, उसके बावजूद भी आप उसको उधर मल्टीप्लाई में क्यों नहीं ले जा पा रहे यहाँ पे, क्योंकि सर आपको ये नहीं पता कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। x+2 अगर नेगेटिव होता, सोचो अगर x+2 नेगेटिव हो जाए, अगर ये क्या हो जाए, ऋणात्मक हो जाए, तो इनइक्वालिटी उल्टेगी भाई। एक नेगेटिव नंबर को आप शिफ्ट कर रहे हो या फिर दोनों तरफ उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, है ना। लेकिन अगर यही चीज पॉजिटिव हो तो इनइक्वालिटी नहीं उल्टेगी। तो आपको पता कैसे लग रहा है कि ये चीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नहीं पता लग पा रहा ना अभी, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, और ये ऐसे जिसने भी किया वो गलत तरीका हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, ठीक है, कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करते हैं, जरा ध्यान से देखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप है ना स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। दिखने में क्या लग रहा है, बहुत ही सिंपल लग रहा है कि जैसे बाकी इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन थे आप कर लोगे वैसे ही, बट जैसे ही आप इसको इधर मल्टीप्लाई करने ले गए और आपने ध्यान नहीं दिया कि आपको तो ये पता ही नहीं है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उस हिसाब से आप इसको उलटना था भी नहीं या फिर उलटना था, ये पता ही लगा पाए, तो वहीं से आपका क्वेश्चन बिगड़ गया। तो आपको करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, आप ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन में सब कुछ एक तरफ शिफ्ट करना होता है पहले, है ना। जैसे यहाँ पर क्या है, x+8 डिवाइड बाई x+2, इस 2 को तो हम ला सकते हैं इधर माइनस में, ला सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो इधर आ गया। अब आप इधर सॉल्व करो पहले, तो ये देखो इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा x+8, है ना। अब यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से x इंटू -2 ये हो गया -2x, और यहाँ से हो गया -4 डिवाइड बाय आ गया x+2, और ग्रेटर देन क्या आ गया 0, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आपको। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर -2x है, यहाँ पे x है, तो ये हो जाएगा -x, -4 है, +8 है, तो ये हो जाएगा +4 डिवाइड बाई कितना है x+2, ग्रेटर देन कितना है 0, है ना। अब इसके बाद वाले स्टेप्स जो है ना वो मैं आगे करूँगा यहाँ पर, ठीक है, ये इधर रख देते हैं। अब देखो, ठीक है, यहाँ से देख लेना, मैं तीर बना दे रहा हूँ कि भाई इसके बाद वाला स्टेप यहाँ पे है। जब भी आप PDF देख रहे होगे तो वैसे इतना खैर आपको आइडिया लग जाएगा, बट फिर भी ठीक है। तो यहाँ से देखो, अब आप क्या करना, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे जो भी x है ना, जो भी x है, जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर इनका कोफिशिएंट आपको दिख रहा हो नेगेटिव तो उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करना, मतलब ऊपर नीचे, यहाँ पर ऊपर नीचे नहीं, सिर्फ ऊपर, ठीक है। यहाँ -1 से गुणा कर दो, यहाँ भी, ठीक है। तो ऊपर -1 से गुणा करोगे तो हो जाएगा +x, और +4 क्या हो जाएगा -4, नीचे मत करना भी, है ना, नीचे वैसे रहने दो, x+2 उस तरफ कर देना -1 से गुणा, उस तरफ -1 से गुणा करोगे 0 कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन क्योंकि आपने -1 से गुणा करिए तो इनइक्वालिटी को पड़ जाएगा फर्क, ये उलट जाएगी, है ना, ये ग्रेटर देन इस निशान हो जाएगा लेस देन, है ना। अब इसके बाद अगर आप तामझाम करना चाहो तो आंसर आ जाता है, लेकिन आप अच्छा है कि आप वेवी कर्व मेथड आपको आता हो सर, थोड़ा बहुत नहीं आता तो मैं आपको भी ना अलग से सिखा दूंगा, ठीक है। वेवी कर्व मेथड क्या होता है, फिलहाल उसमें हम एक नंबर लाइन बनाते हैं सर, ये रिप्रेजेंट करता है -∞, ये रिप्रेजेंट करता है +∞। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो वेवी कर्व मेथड में यहाँ पे पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, एक क्वेश्चन के लिए फिर वो पढ़ाना वो समझदारी वाली बात नहीं है, मैं उसको अलग से मैं आपको समझा दूंगा, बट इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा सिंपली बता देता हूँ। इसके बाद हम क्या करते हैं ना, जो भी फैक्टर्स आए हैं, है ना, जैसे ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, इनके हम जीरोज निकालते हैं। मान लो अगर आपके पास x-4 होता तो x-4 को 0 के बराबर रख दो, तो x-4 0 के बराबर, तो x की वैल्यू 4 आ गई, तो यहाँ पे 4 कहीं भी रफली प्लॉट कर लो। ऐसे ही x+2 को 0 के बराबर रखो, तो x+2 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी, तो यहाँ पे लिख लो -2। बस नंबर लाइन पे प्लॉट करते वक्त आपको ये ध्यान देना है, जो छोटा नंबर है वो लेफ्ट में आएगा, जो बड़ा नंबर है वो राइट में आएगा। मतलब अगर किसी ने यहाँ लिख दिया तो गड़बड़ा जाएगा मामला, क्योंकि 4 के राइट में 4 से छोटा नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना होता है, इसके बाद आपको देखना है, इसके बाद आपको क्या देखना होता है कि भैया इनमें से, है ना, इनमें से कौन सी चीज़ इंक्लूड हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है। जैसे अगर यहाँ =2 भी होता, है ना, तो जो ये 4 है, x-4 बराबर 0, 4 क्या होता है इंक्लूड, यानी यहाँ पर ये ऐसे सॉलिड आता, सॉलिड डॉट आता। जो चीज़ नीचे होती है, चाहे यहाँ पे =2 हो ना हो,
है ना, ये जो चीज़ें इंक्लूड नहीं होती कभी भी, डिनोमिनेटर में जो फैक्टर बन रहे हैं वो इंक्लूड नहीं होता, यानी कि 2 पे ऐसा ही आएगा भले यहाँ पे इक्वल हो या ना हो। फिलहाल अपने क्वेश्चन में और अच्छी बात है कि इक्वल टू तो है ही नहीं, जब इक्वल टू नहीं है तो सब क्या आएंगे, सब इंक्लूड नहीं होंगे, यानी कि हॉलो सर्कल आएगा एक। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होता है, वेवी कर्व मेथड में राइट साइड से प्लस माइनस प्लस लगाना होता है। अब एक बार प्लस एक बार माइनस फिर एक बार प्लस आप तभी लगाओगे जब आप देखोगे कि भाई जो ये फैक्टर मतलब जो ये क्रिटिकल पॉइंट आया है, जैसे ये कहाँ से आया x-4 से, इसकी पावर ओड है, अगर इसकी पावर ओड है तो ये प्लस से माइनस में चेंज होगा, नहीं होती तो नहीं होता। खैर मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी आप इन चक्करों में मत पढ़ो, आप वेवी कर्व मेथड अलग से सीख लेना, आपको ये चीज़ समझाएंगे। जैसे आपने इतना लिखा ना, अब आपको देखना है आपको प्लस वाला पोर्शन आपके काम का है या माइनस वाला पोर्शन आपके काम का है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि देखो ये जो चीज़ है ये 0 से क्या होनी चाहिए, छोटी, छोटी मतलब नेगेटिव, यानी माइनस वाला आपके काम का है, तो ये माइनस वाला पोर्शन आपके काम का हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये माइनस है, इसके बीच में नेगेटिव आ रही है वैल्यू। तो x कहाँ पे बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा -2 से 4, है ना। अगर आपको इतना तामझाम नहीं करना तो आपको प्लस कहाँ लगाना है माइनस कहाँ लगाना है, अगर नहीं समझ में आ रहा, आपको वेवी कर्व मेथड नहीं आता तो उसका भी एक ट्रिक बता देता हूँ। आप क्या करना, यहाँ की कोई वैल्यू ले लेना, जैसे 5 को इसमें रखना, आपको खुद पता लग जाएगा नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, चाहे आप रख के देख लो। 5 में से 4 गया 1, ऊपर पॉजिटिव, नीचे भी देखो 5 में 2 जोड़ोगे पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी वाला हिस्सा पॉजिटिव का होगा। ऐसे -2 और 4 के बीच की कोई वैल्यू ले लो सर, -2 और 4 के बीच की कोई वैल्यू ले लो, यहाँ पे पुट करो, आपको नेगेटिव नजर आ जाएगा। ऐसे यहाँ की ले लो, फिर आप देखो आपका क्वेश्चन क्या है, लेस देन, यानी ये चीज़ छोटी होनी चाहिए, यानी कि नेगेटिव वाला पोर्शन आपके काम का है। ठीक है, अब क्योंकि ये इंक्लूड नहीं है इसलिए ओपन ब्रैकेट आएगा, 4 भी इंक्लूड नहीं है इसलिए ओपन ब्रैकेट आएगा, तो -2 से 4 आप ऐसे भी समझ सकते हो अगर आपको वेवी कर्व मेथड का पूरा प्रोसीजर नहीं पता है। हालांकि ये छोटा सा मेथड है ना, किसी अलग वीडियो में सिखा दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। तो ये अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं इसकी। कह रहा है कि भाई बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय का उपयोग करके सिद्ध कर दो। देखो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ना, कि 6 की पावर n -5n को 25 से भाग देने पर शेषफल सदैव 1 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, है ना, इसको हम कैसे करेंगे वो भी देख लो। यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था, अगर आपको ये चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था आपको याद हो, अगर आपने देखा है इस चैनल पे ये चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम, है ना, तो मैंने आपसे कहा था कि देखो भैया यहाँ पे आपको क्या करना होता है, जो ये 6n है, क्या आप इसको 1+6 को आप 1+5 लिख सकते हो क्या? ठीक है, कहने का मतलब है कि देखो पावर n था लगा दिया, बस यहाँ पर जो 6 है उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया 1+5। अब यहाँ पे आप बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर दो इसको, 6n है n है, अब इसको एक्सपेंड करो। कैसे करोगे सर, NC 0 से शुरू करते हो, NC 0, फिर एक एक बढ़ाते जाओगे, NC 1, फिर क्या आ जाएगा NC 2, है ना, फिर क्या आ जाएगा NC 3, ऐसे करते करते अब 2 कहाँ तक जाएगा सर, ये NCn तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, NCn तक जाएगा। इतनी बात याद आ रही है ना। बाइनोमियल थ्योरम वाला चैप्टर आसान है, उसमें बस कैलकुलेशन आपको करने लगती थी, तो मैंने ट्रिक बताया था कि किस तरह से उसकी कैलकुलेशन हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं सर, 1 की पावर कुछ भी रखोगे यार वो तो फर्क नहीं डालेगा, 1 की पावर कुछ भी रखोगे 1 ही आएगा। इसकी पावर बस देख लो, है ना, 5 की पावर कहाँ से चालू होगी 0, फिर 5 की पावर 1, फिर 5 की पावर 2। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ भैया कि आपको कोई बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रखी है भाई, है ना, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो इतना तो मुझे एज्यूम करके चलना चाहिए कि आपको कम से कम, है ना, बेसिक लेक्चर तो आपने देख रखे हैं, 1 शॉट लेक्चर तो आपने देख रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो NC 0 1 होता है, 5 की पावर 0 भी 1 होती है, यानी कि यहाँ पे आ गया 1। NC 1 n होता है, 5 की पावर 1 5 होता है, यानी ये 5 और ये n, तो ये हो जाएगा 5n। यहाँ पे आपको करना क्या होता है सर, ध्यान से देखना कि भाई आपको 25 से भाग देने पर या किसी भी चीज़ से भाग देने पर, जहाँ पे आपको दिख जाए ना इससे भाग देने पे, वो चीज़ ढूंढो कहाँ मिलेगी। जैसे यहाँ पे 25 है तो 5 की 2 25 होगा, अब 5 की 2 के बाद 5 की 3 आ रहा है, यानी कि इसको भी आप 5 की 2 × 5 लिख सकते हो, यानी कि 25 तो आपको हर जगह से मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या करना ना, आप जहाँ से आपको वो चीज़ मिलनी चालू हो जाए जिससे डिवाइड करने को बोल रहा है, ठीक है ना, क्वेश्चन में जिससे डिवाइड करने को बोला गया है, आप एक काम करना फटाक से वो चीज़ कॉमन ले लेना। यहाँ से मिल रही है, यहाँ से 5 की पावर 2 कॉमन ले लो, 5 की पावर 2 कॉमन लोगे,
अंदर बचेगा NC2, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ बचेगा NC3, ठीक है, यहाँ क्या बच जाएगा NC3। 5 की पावर 3 में से 5 की पावर 2 कॉमन आ गया, 5 की पावर 1 बच गया होगा। ऐसे करते 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 एंड में क्या हो गया NCN। 5 की पावर n में से 2 कॉमन ले लिया तो n में से 2 कम कर दो सर, 5 की पावर 2 कॉमन आए, ठीक है। अब जरा देखना कि ये जो क्वेश्चन है क्या ये कुछ कुछ वैसे कन्वर्ट हो रहा है जो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए, 6 की पावर n में से 5n माइनस होता हुआ नजर आना चाहिए। यानी कि अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करूं तो क्या ऐसा नजर आएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या है 6n, 5n कहाँ जाएगा माइनस में, बराबर, ठीक है। यहाँ क्या बच जाएगा 1 प्लस 5 की 2 कितना होता है 25, और अंदर की वैल्यू जो भी है उसको आप चलो q मान लो, है ना। तो यहाँ पर देखो, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखना चाहूँ तो मैं एक काम कर सकता हूँ, ये जो 1 लिखा है ना बाद में भी लिख सकता हूँ। अब आप याद करो, आपने क्लास 10 में पढ़ा था a = bq प्लस में r, याद है। तो यहाँ पर जो r होता था वो रिमाइंडर होता था, b है जिससे डिवाइड किया, ठीक है। तो अगर इससे कंपेयर करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि भैया अगर मैं इसको a बोल रहा हूँ, bq प्लस r की फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो 6 रेज़ टू द पावर n माइनस 5n है, इसको, है ना, इसको अगर 25 से भाग दें, है ना, 25 से भाग देने पर, 25 से भाग देने पर, है ना, सदैव सदैव 1 शेषफल बचता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे देखो, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, वैसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है तो आपको शायद ये आता रहा होगा पहले से ही, है ना, उतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, है ना, सॉल्यूशन नंबर 30। देखो ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कह रहा है उस दीर्घवृत्त यानी कि इलिप्स, है ना, दीर्घवृत्त यानी इलिप्स का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करता हो। पहली बात क्या बोल रहा है, केंद्र मूल बिंदु पर हो, दीर्घ अक्ष वाई अक्ष के अनुदिश हो तथा बिंदुओं इससे और इससे होकर गुजरता हो। तो एक काम करते हैं ना, ये मान लो अपना क्या हो गया एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया वाई एक्सिस। पहले इतना बना लेते हैं, ठीक है, इतना बना लेते हैं। ये क्या है, एक्स एक्सिस है और ये क्या है, ये है अपना वाई एक्सिस। ये क्या है, ये है वाई एक्सिस, ठीक। अब मुझे क्या करना है, मुझे ना यहाँ पर एक इलिप्स बनाना है सर, मुझे एक इलिप्स बनाना है जिसका जो यहाँ पर मुख्य अक्ष है वो वाई के अनुदिश है, यानी वाई के अनुदिश ज़्यादा लंबा है, ठीक है। केंद्र मूल बिंदु पे हो, यानी कि केंद्र इसका कहाँ पे है, यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो है ये इससे और इससे गुजरता है, 3,2 और 1,6, है ना। 3,2 मान लो कहीं यहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा भाई, जाहिर सी बात है। 1,6 मान लो कहीं यहाँ पर है, तो ये दीर्घवृत्त इनसे होके गुजरता है। क्लियर होगी बात। अब क्योंकि ये y के अनुदिश है तो y के अनुदिश ही यहाँ पर a होगा और b कहाँ पे आएगा, x पे आएगा ऐसे। हालांकि फिगर बनाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, बट फिर भी ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई जिस दीर्घवृत्त की बात कर रहे हैं ये लोग, है ना, वो अभीष्ट दीर्घवृत्त, ठीक है। अभीष्ट दीर्घवृत्त की समीकरण कैसे नजर आएगी, याद आ रहा है आपको कैसे नजर आएगी भाई। यहाँ पर होता है x² बाई समथिंग प्लस y² बाई समथिंग इज इक्वल टू कितना 1। समथिंग में बस ध्यान देना होता है। अगर ये y के अनुदिश है तो y के नीचे a² आएगा, b² दूसरे वाले के पास शिफ्ट हो जाएगा। ये सब मैंने आपको ट्रिक बताया था याद करने के, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि भैया ये जो दीर्घवृत्त है ना ये इससे और इससे होके गुजरता है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ये है किससे किससे, 1,6 व 3,2 से गुजरता है, ठीक है। यहाँ से होके जा रहा है, यहाँ से होके जा रहा है। अब याद करो कि भाई जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था या ज्योमेट्री का जो भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है उसमें मैंने एक बात पे जोर दिया है कि बहुत बार, ठीक है, एक मिनट रुको, बहुत बार आपको यहाँ पर दिया होगा कि कोई शेप, कोई फिगर कहीं से होके जा रही होगी,
तो पक्की बात है जिस पॉइंट से होकर वो गुजर रही है वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको एक्स वाई नज़र आ रहे हैं, तो x की जगह 1 रख दो, y की जगह 6 रख दो, तो वो चीज़ दोनों तरफ इक्वल होगी। ऐसे ही अगर ये इस पॉइंट से गुजरता है तो इसका मतलब x की जगह 3 रखें, y की जगह 2 रखें, तब भी ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ करते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने कहा कि चलो अगर ये ऐसा है तो x की जगह मैं 1 रखूँगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा डिवाइड बाई बी स्क्वायर, और 6 रख दूंगा y की जगह, तो यहाँ हो जाएगा 6 का स्क्वायर यानी 36 डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये होगी पहली बात, ठीक है। इसी तरह से है ना, मान लो ये इक्वेशन 1 है, इसी तरह से मैं ये भी कह सकता हूँ कि 3,2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो यहाँ से x की जगह मैंने लिखा 3 यानी 3 का स्क्वायर हो गया 9 डिवाइड बाई बी स्क्वायर है, प्लस y की जगह 2 रखना है यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 डिवाइड बाई ए स्क्वायर है इज इक्वल टू कितना है 1, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व भी तो करना है यार आपको, है ना, इन दोनों को सॉल्व करना है। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करो ना, जो इक्वेशन 2 है ध्यान से देखना, यहाँ पे 36 है ना, यहाँ पे 4 है, तो इसको 9 से गुणा कर दो। इसको 9 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, मैं वहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो 9 गुणा में 9 करोगे हो जाएगा 81 डिवाइड बाई बी स्क्वायर, 9 गुणा में 4 करोगे हो जाएगा 36 डिवाइड बाई ए स्क्वायर, और यहाँ से 9 गुणा में 1 करोगे हो जाएगा 9, है ना। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 3। अब एक काम करो ना, 1 में से 3 माइनस कर दो, है ना, क्योंकि देखो जैसे आप माइनस करोगे इसका निशान बदल जाएगा, ठीक। अब यहाँ से ये दोनों चीज़ें सेम है, निशान अलग है, कैंसिल आउट हो गया, ठीक। अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, 81 में से 1 गया 80 डिवाइड बाई है बी स्क्वायर, और यहाँ से बच गया -9 प्लस 1 यानी कि -8, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो 8 से काट दो, अगर इसे 8 एकम 8, 8 2 में 80, है ना, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो बी स्क्वायर इधर जाएगा, बी स्क्वायर वैल्यू आएगी 10। तो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ बी स्क्वायर की वैल्यू अपने को क्या मिल रही है, 10 मिल रही है ना। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, 10। क्लियर हो गया इतना। अब देखो अगर आपको बी स्क्वायर पता लग गया, ठीक है, और ए स्क्वायर भी पता लग जाए, तो इस इक्वेशन में चाहिए क्या था आपको, सिर्फ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना है, 10 है ना। बी में मत फंसना, बी की वैल्यू निकालनी जरूरी नहीं है, क्योंकि बी स्क्वायर से अपना काम चल रहा है, तो हम बी को निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर कैसे निकलेगा किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, किसको रखना है, बी स्क्वायर को। जैसे यहाँ पे क्या है, 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 36 डिवाइड बाई ए स्क्वायर 36 डिवाइड बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू 10 है ना, बी स्क्वायर की जगह 10 रखो, तो ये हो जाएगा 1 बाई 10 प्लस 36 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। इसको सोल्व करोगे देखो 10 जाएगा उधर माइनस में 1 बाई 10, तो यहाँ कितना बचेगा, इसको यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ कितना बचेगा 36 डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 10 माइनस में लेके जाओगे, है ना, 1 माइनस 1 बाई 10, तो ये कितना बचेगा, ये बच जाएगा 9 बाई 10, ठीक है। अब यहाँ से कितना हो गया 36 बाई ए स्क्वायर, चलो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है, इसको यहीं पे लिखते हैं। अब देखो, अब यहाँ से कितना 9 एकम 9 और 9 चौक 36, है ना, 400 हो जाएगा 40, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 40, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 40 आ गई। अब अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 40 है तो अपना दीर्घवृत्त क्या था सर, है ना, यहाँ पे हम सीधा सीधा क्या बोलेंगे कि जो दीर्घवृत्त था अपना वो कितना था, वो था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अभी तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो यार, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ठीक है ये कितना था एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है और बी स्क्वायर की कितनी है, बी स्क्वायर की वैल्यू 10 है तो यहाँ 10 आ जाएगा, और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर की वैल्यू 40 है तो यहाँ 40 आ जाएगा,
बराबर हो जाएगा 1, है ना। तो ये आ गया फाइनल सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। अब अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, है ना। तो एक बार मैं कैमरे को रिस्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट अगर ले लिया होगा, ठीक है यार, एक काम करते हैं, या फिर इसको छोटा कर देता हूँ ताकि पूरा आ जाए एक बार में, ठीक है। अब आ जाएगा स्क्रीनशॉट। चलो ये तीसवा था। अब देखो ये आखिरी जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा ट्रिकी है, और ये मैंने जब आपको कराया भी था ना एनसीईआरटी में, एक एग्जाम्पल भी ऐसा है और एक क्वेश्चन भी ऐसा है, जो चैप्टर है ना 3D वाला, है ना, 12.2 या 3 में ये क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है इसको बस सॉल्व करने में दिक्कत होती है, कॉन्सेप्ट ईजी है इसका। देखो इसमें क्या है, उन सभी बिंदुओं P का समीकरण ज्ञात करना है जिनके लिए ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु से उस बिंदु की जो दूरी है उनका योग 15 के बराबर हो। कहने का मतलब क्या है, मैं समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर दो बिंदु हैं, एक है A और एक है B। मान लो यहाँ पर ये बिंदु A है जिसके निर्देशांक कितने हैं, 0, 5 और 0, और यहाँ पे एक दूसरा बिंदु मान लो B है, इसके निर्देशांक कितने हैं, 0, -5 और 0, है ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे उन सभी बिंदुओं P यहाँ पर जो है, ठीक है, इसके लिए एक समीकरण निकालनी है जब P की दूरी A से निकाली जाती है, ठीक है। ये P की दूरी किससे निकाली जाती है, A से, और P की दूरी किससे निकाली है, B से, और इनको जोड़ा जाता है। मेरे कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है AP यानी कि A से P की दूरी निकाली जाए और BP इन दोनों दूरियों का योग 15 आ जाए, है ना। ये प्रश्न में बोला गया है कि इस बिंदु की P से दूरी और इस बिंदु की P से दूरी का योग यानी जोड़ कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो भाई P क्या हो सकता है, मुझे क्या पता, है ना। तो मैं क्या बोलूँगा कि चलो ठीक है यार, P के निर्देशांक हैं x, y, z, क्योंकि 3D में हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ x, y मत बोलना, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखो जरा ध्यान से देखना। जब आप दूरी सूत्र का प्रयोग करोगे, है ना, तो ये अंडर रूट में आएगा, मतलब इसकी वैल्यू निकालने जाओगे तो अंडर रूट में समथिंग आएगा, इसकी वैल्यू निकालने जाओगे तो भी अंडर रूट में समथिंग आएगा। अगर आप यहीं पे अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर करोगे तो चीज़ें फंसती चली जाएंगी। क्यों, क्योंकि जब आप यहाँ स्क्वायर करोगे, यहाँ स्क्वायर करोगे, तो a स्क्वायर में तो हट जाएगा, b स्क्वायर में हट जाएगा, 2ab वाली टर्म में फिर से अंडर रूट आ जाएगा, है ना। और फिर दोबारा स्क्वायर करोगे तब भी वही बात फंसती चली जाएगी। तो उसके लिए एक काम करना, मैंने आपको कहा था इसको सॉल्व करने से पहले एक काम करना कि किसी भी एक चीज़ को उस तरफ शिफ्ट कर दो पहले, है ना, 15 - BP उसके बाद स्क्वायर करना, तो ये जल्दी हो जाता है सवाल। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल अभी हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो उतना डिटेल में जाऊँगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यार, यहाँ पर देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, कि देखो यहाँ से दूरी सूत्र का प्रयोग करो आप, है ना। दूरी सूत्र में क्या हो जाएगा, AP की हम बात कर रहे हैं। एक बार इसको मैं थोड़ा बड़ा ही कर देता हूँ क्योंकि अब इसकी जरूरत पड़ने वाली है। देखो दूरी सूत्र में क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, है ना, यानी कि x - 0 का स्क्वायर x आ गया। अब अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं पड़नी क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए मैं अंडर रूट लगा नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ से x - 0 यानी x का स्क्वायर हो गया, y - 5, है ना, यहाँ पे क्या बचेगा, y - 5 का स्क्वायर प्लस z - 0 का स्क्वायर। z - 0 जेड ही होता है, तो इसको माइनस में 0 लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे या एक काम कर लो पहले, है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक काम कर लो पहले ये स्क्वायर खोल लो उस तरफ, है ना। एक काम करते हैं, ऐसे ही करते हैं, इससे जल्दी होगा। AP का स्क्वायर इक्वल टू, इसका हम स्क्वायर खोलेंगे तो A का स्क्वायर नहीं 15 का स्क्वायर आ गया 225, प्लस ये हो जाएगा BP का स्क्वायर माइनस 2AB वाली टर्म में क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके डबल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 15 BP का डबल 30 BP, ठीक है। अब आप दूरी सूत्र का प्रयोग कर लो यहाँ पे, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ पे दूरी सूत्र का प्रयोग कर लो। अब जरा देखो AP की अगर मैं बात करूँ, यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो x में से x वाला घटाओ यानी x - 0 x का स्क्वायर हो गया प्लस, ठीक है, y - 5 का होल स्क्वायर, y - 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा z - 0 यानी z का होल स्क्वायर, तो ये आ गया। ऐसे यहाँ पे जब देखोगे तो 225 तो ठीक है सर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
बीपी की अगर हम बात करेंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है ना, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे जब आप बीपी पे जाओगे, ठीक है, यानी कि इनके बीच का ये डिस्टेंस निकालोगे, एक मिनट रुको, ये वाला है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा देखो जरा, x माइनस 0 एक्स ही होता है, यानी कि x का स्क्वायर, y माइनस 5 है तो y प्लस 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो y प्लस 5 का होल स्क्वायर, और z माइनस 0 यानी z का स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब एक मिनट रुक जाओ, इसमें थोड़ी जगह और चाहिए होगी तो इसको छोटा करके ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या -30, तो -30 बीपी है सर, है ना, बीपी मतलब वही चीज़ बीपी। तो यहाँ से अब देखो यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो भाई डिस्टेंस फॉर्मूले में अंडर रूट आता है ना, वो लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि स्क्वायर किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि स्क्वायर हुआ पड़ा है ऑलरेडी। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ से कितना, x माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, यहाँ से करोगे फिर से वही y प्लस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे करोगे तो क्या z माइनस 0 यानी z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो कट रहा है पहले कैंसिल आउट कर दो ताकि क्वेश्चन छोटा हो जाए, है ना। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या, एक बार देख लेना ध्यान से पहले, फिर आगे बढ़ना। ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पे भाई, है ना, कहीं उधर जाके ढूंढ रहे हो। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, है ना। इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस में 25 माइनस में 2ab यानी कि -5y का डबल कर दो, -10y बराबर, है ना, ये बराबर का निशान लगा दिया। यहाँ पे क्या बचा हुआ है 225, इसको ओपन करें अगर हम तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 5y का डबल क्या हो गया 10y, है ना, और माइनस कितना है 30। साथ में सेम चीज़, अब इसको मैं, चलो इसको ओपन ही कर लेते हैं एक बार, है ना, इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 आ गया, और प्लस में आ गया 10y, प्लस में आ गया जेड स्क्वायर। ठीक है इतना। अब जरा देखना कि क्या क्या चीज़ें कट रही हैं। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं। ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा। अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ पर क्या बचा हुआ है -10y, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है +10y, वो इधर ले क्या हो गया, माइनस में आएगा तो माइनस, और वो भी माइनस में आएगा, यानी माइनस का 10y हो जाएगा। ठीक है, ये इधर शिफ्ट करोगे इक्वल टू के तो ये भी माइनस में आ जाएगा, -2 to 5, और बराबर में क्या चीज़ बच गई है सर, ये सारी चीज़ें बच गई हैं। ठीक है, बराबर में ये सारी चीज़ें बची हैं, तो इसको एक काम करता हूँ मैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने ऐसे ही कॉपी कर लिया। ठीक है, इसका कलर भी बदल देता हूँ ताकि एक जैसा ही दिखे। अब जरा देखो, ठीक है, अब जरा देखना इसमें, यहाँ पे एक बार, अच्छा एक गलती ये है कि यहाँ पर ये 20 बना होगा, है -10 कितना -20 भाई। अब यहाँ पे एक काम कर सकते हो आप, 5 से डिवाइड कर दो ना, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, -5 से बल्कि, है ना। तो करो माइनस 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 तो बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद क्या 5 से करोगे तो 5 चौक 20, और इसको करोगे तो इतना 45 बार कटेगा, है ना, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। ठीक है, यहाँ पे करोगे तो 5 छक 30, 6 बार कट जाएगा, और अंडर रूट के अंदर जो भी चीज़ है ना, ये सारी ये एज इट इज छाप दो यहाँ पे। ठीक, अब एक काम करो ना, अब दोनों तरफ फिर से स्क्वायर कर दो। अब देखो, ये जो हमने शुरू में उसको अलग कर दिया था ना उस तरफ, अब क्या होगा कि जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, अब ये रूट भी हट जाएगा। ठीक है, यहाँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, सीधी सी बात है। तो a का स्क्वायर यानी 4y का स्क्वायर हो गया 16y स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 45 का स्क्वायर कितना होता है 2025, है ना, कितना होता है 2025, प्लस 2ab यानी कि ab को गुणा करके डबल कर दो, तो 45 चौक के 90, 90 का डबल 360, साथ में y, तो ये आ गया 360y। और यहाँ पे करोगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और ये रूट हट जाएगा, तो सीधा सीधा 36 को अंदर गुणा कर देना यार, क्योंकि देखो फिर से समझ लो, स्क्वायर करोगे तो 6 का स्क्वायर 36,
और यहाँ से स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट कैंसिल आउट मतलब हट जाएगा, है ना। तो बाहर बचेगा 36, अंदर बचेगा ब्रैकेट के अंदर ये सारी चीज़ें, रूट हट चुका होगा। मैं एक स्टेप गैप कर रहा हूँ, ठीक है। तो सीधा सीधा 36 से गुणा करोगे, तो वही चीज़ मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ मेंटली कैलकुलेट करके। तो 36 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36x स्क्वायर, 36y स्क्वायर, 36 गुणा में 25 करोगे तो कितना आ जाएगा 900, क्योंकि 36 में 4 का पड़ा 9 बढ़ जाता है ना, ठीक है। तो 900 हो जाएगा ये, और फिर हो जाएगा 36 गुणा में 10 यानी 360y, और फिर हो जाएगा 36z स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम करो ना, सब कुछ किसी एक तरफ शिफ्ट करो, जैसे इधर लाएंगे तो नेगेटिव में आएगा, चलो उधर ही शिफ्ट करते हैं। ये 0 इज इक्वल टू, पहले एक्स स्क्वायर देखो कहीं है नहीं, सिर्फ यहीं पे है, तो ये हो जाएगा 36x स्क्वायर। फिर वाई वाली टर्म देखो, वाई स्क्वायर वाली ये रहा, है ना। तो ये अगर उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 36 माइनस 16 यानी कि 20, तो हो जाएगा 20y स्क्वायर। फिर जेड स्क्वायर वाली टर्म देखो कहाँ पे है, ये रही, तो हो जाएगा 36z स्क्वायर, है ना। ये भी हमने कर दिया, और ये भी हमने कर दिया। जो जो बचा उसकी बात करते हैं, और क्या बच गया है, देखो ये तो कैंसिल आउट ही हो जा रहा है, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या 2025 माइनस में जाएगा, यानी बचेगा माइनस का 1125। तो ये आ गया यार फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। देखो ये आ गया फाइनल सॉल्यूशन, क्लियर होगी बात। अब स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है। देखो तो ये था इसका सेक्शन सी भाई, बहुत ही मतलब आसान से क्वेश्चन थे सेक्शन सी में भी, ठीक है। तो अभी तक कुछ ऐसा खतरनाक क्वेश्चन मिला नहीं है इस क्वेश्चन पेपर में। तो ये जो लेक्चर था इसमें हमने सेक्शन सी किया है, अगले लेक्चर में सेक्शन डी करेंगे, और शायद ई एक साथ कर लेंगे, डी और ई, मतलब अगले लेक्चर में क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो इस लेक्चर में इतना ही, उम्मीद कर रहा हूँ आपको सभी की कुछ समझ में आया होगा। PDF में इकट्ठे मिल जाएगी, जब मैं सारे सेक्शन करा दूंगा ना, तो PDF में इकट्ठा सारे क्वेश्चन 1 से लेके जितने भी हैं 38 तक सब उसी में मिल जाएगी, आपको टेंशन मत लेना। आज अभी PDF अपलोड नहीं करूँगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।